इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपको पीछे वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत कम विद्यार्थी ने भेजा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ध्यान दें इस पर, बिल्कुल, क्योंकि कुछ सूचना मिला है कि आप लोग का क्लास जो है, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, ये सभी सितंबर या सितंबर के बाद खुलेगा। तो इतना दिन बैठिएगा और अभी से ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा तो फायदा क्या होगा कि पढ़ाई से आपका संबंध बना रहेगा, जिससे क्लास खुलने पर पकड़ बरकरार रहेगा। अन्य बच्चों की अपेक्षा आपका पकड़ ज्यादा रहेगा। इसलिए बात को समझिए, बूझिए, ये नहीं कि इग्नोर करें। आप भी समाचार सुने होंगे और मैं इसके माध्यम से आप लोग के बीच बता रहे हैं कि सितंबर या सितंबर के बाद क्लास खुलेगा, यह ऐसा संभावना है, ये कोई निश्चित नहीं है। पहले था कि 1 जुलाई से खुलेगा, लेकिन यह हो नहीं सकता है। तो विद्यार्थी, आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। और भी जिन बच्चों ने इस चैनल से नहीं जुड़ा है और यदि वह बच्चा आपके संपर्क में है, जान पहचान में है, तो उन्हें भी इससे जुड़ें, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं और उन्हें भी पढ़ने के बारे में उसे भी बताएं, ताकि वह बच्चा का भी पढ़ाई से संबंध बना रहेगा। क्योंकि सब पढ़ेगा तभी सब बढ़ेगा और तभी सबका विकास होगा। इसलिए विद्यार्थी जी, आप जान ही रहे, और मैं लाइव में भी बोला था कि यह आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। इसका ना तो आज कॉस्ट लग रहा है, ना तो आप आइएगा तब कॉस्ट लगेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट को हासिल कर रहे हैं। ये सुमन सर का पहला मौका और ऑफर है आपके बीच। क्यूज भी बनाया गया है, वो अब हम अगला बार जब लाइव आएंगे तो क्यूज से संबंधित बात को करेंगे। पहला लाइव में आपसे बात किए थे, दूसरा लाइव में आप और आपके गार्जियन के बीच बात रखा गया था, और तीसरा लाइव में हम आपको क्वेश्चन और परीक्षा पर दृष्टिकोण करेंगे। तो इन सभी बातों पर अध्ययन करते हुए आपको वहां पर लाइव में बताया जाएगा, और फिर 2 दिन पर लाइव क्लास का मौका आप लोग को दिया जाएगा। उसमें समय निर्धारित किया जाएगा। तो इस वीडियो को सुनकर अपने अपने गार्जियन को जरूर सुनाएं, ताकि आपको मोबाइल ऐसे संसाधन पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो जाए और इसके मदद से आप पढ़ाई को पूरा करें। तो विद्यार्थी, आइए हम आपको पहले अब बात करते हैं जो क्वेश्चन दिया गया था उसके बारे में। कुछ बच्चों ने लिख कर भेजा है उसका जवाब। आइए, पहला था क्वेश्चन, पहले उसको समझ लेंगे। क्वेश्चन था -4D
का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है विद्यार्थी? यहां पर सबसे पहले आप फोकस दूरी निकाल लेंगे। कैसे बताते हैं, देखिए दिया है क्षमता पावर 4D, और आप सूत्र जानते हैं P बराबर 1/F, -4 बराबर 1/F, यहाँ A बराबर 1/-4, ये आ गया मीटर में, लेकिन अब इसको ले जाएंगे सेंटीमीटर में। भिन्न में जब रहेगा तो उसको सेंटीमीटर बदल देंगे, 100 से गुना कर देंगे। 25 A बराबर -25 सेंटीमीटर। अब माइनस शब्द का अर्थ होता है किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है, तो यहां से लिखना पड़ेगा माइनस का अर्थ, या माइनस का ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ हुआ अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इतना सॉल्यूशन करने के बाद इसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा विद्यार्थी। कुछ बच्चे ने इसका जवाब सिर्फ अवतल लेंस लिखे हैं, तो उस क्वेश्चन में रहेगा कि -4 का क्या अर्थ होता है, -4D का क्या अर्थ। तो सिर्फ अवतल लेंस अति लघुत्तर, ये मेरा आपको ऑप्शन के आधार पर ऐसे आपका जवाब भी ठीक है कि -4D का अर्थ हुआ अवतल लेंस। तो 4D आपने केवल माइनस का अर्थ अवतल लेंस लिखा, 4 का अर्थ कहां लिखा, 4 का भी अर्थ लिखिएगा ना। तो 4 का अर्थ हुआ फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, और माइनस का अर्थ हुआ अवतल लेंस, अर्थात अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी का एक उल्टा था -2D, फोकस दूरी निकाल लेंगे, प्लस शब्द का अर्थ होता है उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ये तो आपसे अब बन जाएगा, मैंने बोल दिया कि आइए एक क्वेश्चन था जो बनाया, एक और था जिसको मैंने बोला, और एक और था जो पीछे के वीडियो में आपको बताया गया था। तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आइए आगे हम बात करते हैं। देखिए विद्यार्थी, संयोजन लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? संयोजन और संयोजक और संयुक्त, ये सभी का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो ये संयोजन संयोजक संयुक्त कब होगा? जब कोई प्रकाशीय यंत्र में दो या दो से अधिक लेंस लगा रहेगा, तब उसकी क्षमता आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फोटोग्राफिक कैमरा में दो से अधिक लेंस होता है, सूक्ष्मदर्शी में दो से अधिक लेंस होता है, दूरबीन दो से अधिक लेंस होता है। ये सभी की यदि हम क्षमता निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा?
तो एकदम आसान है, परिभाषा तो एक लाइन का है। सभी लेंस की शक्ति को योगफल, सभी लेंस की शक्ति के योगफल, कौन है के, सभी लेंस की शक्ति के योगफल को संयोजन लेंस की क्षमता कहते हैं। जितना लेंस रहेगा, सभी लेंस की फोकस दूरी अलग होगा, सबका क्षमता अलग से निकालना पड़ेगा, निकाल कर करके जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो आएगा वही संयोजक लेंस की क्षमता कहलाता या संयोजन कहलाता है। यानी परिभाषा आपके सामने सुनिए और सूत्र लिखिए। आंसर, जब दो या दो से अधिक लेंस की शक्ति को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त क्षमता को संयोजन लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र में हो जाएगा विद्यार्थी, P बराबर P1 P2 P3 डॉट 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 डॉट, दो लेंस रहेगा तो P1 प्लस P2, तीन लेंस उस यंत्र में है तो P1 प्लस P2 प्लस P3। और आप तो समझिए गए डॉट का मतलब, जितना लेंस की शक्ति रहेगा उतना को जोड़ेंगे, अकेले तो जुड़ता नहीं, तो इसलिए P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट, ये संयुक्त संयोजन लेंस की शक्ति हो गई, जिसमें दो या दो से अधिक लेंस की शक्ति को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, क्षमता को जोड़ दिया जाता है, तो उसे संयोजन लेंस की क्षमता कहते हैं। जोड़ेंगे तब, समझ रहे बात को। तो ये था आपको इस प्रश्न का उत्तर। और आगे मैं लेंस में वस्तु का स्थिति और उसका आकार पर बात करती हूँ। देखिए विद्यार्थी, आप पीछे वाला बात को थोड़ा याद करें, मैं यहां भी लिख रहा हूं और याद होगा। जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आता है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। देखिए विद्यार्थी, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तब अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आपने पीछे वाले वीडियो प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस है, तो बात यही है। चाहे परावर्तन चैप्टर में परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, अपवर्तन चैप्टर में अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, गुजरना है फोकस से। ये बात मैंने दर्पण में बताया था और यहाँ लेंस में भी बता रहे हैं। यदि लेंस उत्तल है, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा, प्रधान अक्ष के समांतर
लेंस पर पड़ने के बाद बीच भाग से मुड़ने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे देख रहे, तो आया समांतर, अपवर्तन हुआ, तो गुजरा कहां से? फोकस से। अभी मैं एक फोकस दर्शा रहा हूं, एक फोकस इधर होता है और एक फोकस इधर होता है। देख रहे, ऐसे जिधर से प्रकाश आता है उधर F1 लिखते हैं और जिधर जाता उधर F2 लिखते हैं। चाहे लेंस अवतल हो विद्यार्थी जी या उत्तल हो, स्थिति सेम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। फर्क चित्र में होगा। देखिए, इस समानांतर किरणें आपतित हो रही है और अपवर्तन के बाद देखिए ये अपसरित हो जाती है। आपको पीछे वाले वीडियो में बताए थे, इसको पीछे हटाएंगे तब मिलेगा। ये हो गया F1 और इधर हो गया विद्यार्थी जी F2 और बीच वाला भाग हो जाएगा विद्यार्थी जी प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र। तो विद्यार्थी, जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। आपके सामने लिखा गया है। एक और पॉइंट इसमें लागू होगा विद्यार्थी, जब प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है तब बिना विचलित निर्गत होती है। तब बिना विचलित निर्गत होती है, यानी बिना मुड़े सीधे। देखिए ना फिगर, ये उत्तल लेंस प्रधान अक्ष, यदि प्रकाशीय केंद्र से चलेगा तो सीधा, कुछ मुड़ना नहीं, सीधा। देखिए, चाहे अवतल लेंस हो, देखिए ये प्रकाशीय केंद्र, तो ये प्रकाशीय केंद्र है और ये भी प्रकाशीय केंद्र है, बिना विचलित निर्गत होती है। आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि अवतल लेंस में वस्तु को 2 स्थान पर रखेंगे और उत्तल लेंस में वस्तु को 6 स्थान पर रखेंगे, तो उसका किरण आलेख कहेगा प्रकाश के परावर्तन की तरह एकदम सेम होगा। आप सिर्फ चित्र को गौर करेंगे और आपको ये भी दर्पण में भी बताए थे कि दर्पण में पीछे भाग को काल्पनिक क्षेत्र कहते थे और आगे भाग को वास्तविक क्षेत्र कहते थे। इधर में विद्यार्थी यदि प्रकाश इधर से देंगे तो इधर वाला क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र होगा और इधर वाला क्षेत्र काल्पनिक क्षेत्र होगा। यानी जिस दिशा से प्रकाश आपतित होती है उसके अपवर्तन वाली जो दिशा होगा, दूसरी ओर लेंस में इधर पड़ रहा है तो जिधर पहले पड़ा हो गया वास्तविक काल्पनिक क्षेत्र और जिधर निकला उधर हो गया वास्तविक क्षेत्र। तो आइए हम एक और नोट पॉइंट में देखते हैं। ये सब नोट पॉइंट में याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट है आपको महत्वपूर्ण नोट पॉइंट, ये सब याद रखिएगा विद्यार्थी जी, बहुत जरूरी है। देखिए आगे का भाग, देखिए विद्यार्थी, लेंस अवतल हो या उत्तल उससे मुझे मतलब नहीं, आपको देखना है कि प्रकाश इधर से आ रही है, इधर से, तो पहले इस क्षेत्र में पड़ रहा है और निकलने के लिए इधर दूसरा क्षेत्र हो जाएगा। इधर पहला क्षेत्र, इधर पहला क्षेत्र, निकलेगा दूसरा क्षेत्र में। तो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में यहां से आप बांट रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, तो इधर हो गया पहला क्षेत्र, इधर हो गया दूसरा क्षेत्र। प्रकाश आने की यदि दिशा इधर से है तो ये हो जाएगा आपको काल्पनिक क्षेत्र और ये हो जाएगा वास्तविक क्षेत्र। तो जब प्रकाश कौन हाथ है, तो देखिए ना बायां हाथ है, जब प्रकाश बाईं ओर से आती है तब लेंस के दाहिनी ओर वास्तविक क्षेत्र
और बाईं ओर काल्पनिक क्षेत्र होता है। जब प्रकाश दाहिनी दिशा तरफ से आती है, दाहिना हाथ तरफ से, तो इधर हो जाएगा काल्पनिक क्षेत्र और इधर हो जाएगा वास्तविक क्षेत्र। आप इस बात को याद रखें कि जिधर से प्रकाश आएगा, दाहिना हाथ तरफ से आए तो दाहिना हाथ तरफ हो जाएगा काल्पनिक। देखिए इधर से चल रहा है तो ये हो गया काल्पनिक क्षेत्र और इधर आ गया तो वास्तविक क्षेत्र। जब इधर से आ गया तो इधर हो गया काल्पनिक और इधर हो गया वास्तविक। समझ रहे बात को? मैं इसी बात को नोट में लिख देता हूं। देखिए विद्यार्थी, जब प्रकाश लेंस में बाएं, जिसको आप LHS कहते हो, बायां हाथ, बाएं और जब प्रकाश लेंस में बाएं ओर से आपतित होती है, आपतित होती है तब बाएं ओर वाले क्षेत्र को काल्पनिक क्षेत्र और दाईं RHS, दाईं ओर वाले क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्र कहते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी, लेंस ये प्रधान अक्ष, इधर से आ रही है प्रकाश और इधर जा रही है प्रकाश, बाई LHS तरफ से आ रही है और विद्यार्थी RHS की ओर जा रही है। देख रहे हैं? तो इधर वाला जो क्षेत्र होगा विद्यार्थी, इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे काल्पनिक क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र को कहेंगे वास्तविक क्षेत्र। इधर जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और इधर जो बनेगा वास्तविक, चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल। देखिए विद्यार्थी, अवतल लेंस में वस्तु को दो स्थान पर रखा जाता है। कौन कौन सी? मैं दोनों को लिखता हूं। अवतल लेंस में वस्तु को कौन कौन स्थान पर रखा जाता है। देखिए विद्यार्थी, कौन कौन सी स्थान पर रखा जाता है उसके बारे में। सबसे पहला तो हो जाएगा विद्यार्थी अनंत पर, और दूसरा विद्यार्थी अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच किसी स्थान पर, कहीं भी रख सकते हो। दोनों गौर कीजिएगा विद्यार्थी।
अवतल लेंस में वस्तु यानी बीम जिसको कहते हो कौन से स्थान पर रखाएगा? तो एक अनंत पर रखाएगा, दूसरा अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच किसी भी स्थान पर, क्योंकि अनंत के बाद जो अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच जो हुआ कहीं भी रखिएगा तब उसमें केवल स्थान में परिवर्तन होगा, वस्तु के स्थान में परिवर्तन होगा। जैसे आप अनंत पर रखा, वक्रता केंद्र पर रखा, फोकस पर रखा, तो ये वस्तु का स्थान है, ये वस्तु का स्थान अलग होगा। प्रतिबिंब का नाम नहीं बदलेगा, प्रतिबिंब का आकार नहीं बदलेगा, प्रतिबिंब का स्थान नहीं बदलेगा। मैं आपको आगे वीडियो में चित्र बनाकर दिखाऊंगा कि देखिए अनंत पर और अनंत के बीच कहीं भी स्थान में कोई अंतर नहीं होता, केवल अनंत पर अलग होगा और अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं भी रखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, स्थान सब होगा, वस्तु का स्थान सब होगा अलग अलग, लेकिन बाकी कुछ बदलेगा नहीं। चार स्थान, आप चार मुख्य बातों को इसमें लिखना पड़ता है। वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का नाम, प्रतिबिंब का आकार। तो सिर्फ वस्तु का स्थान बदलेगा लेकिन बाकी वो तीन बदलने वाला नहीं है। तो आइए हम सब मिल करके वही बातों को पढ़ते हैं जो आप दर्पण में पढ़े थे। समझ रहे बात को? एकदम सेम। आपको यदि याद होगा तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? ये बात याद है? नहीं। यदि नहीं याद है तो आप पीछे वाले वीडियो को अवश्य देख लेंगे और इस वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और दूसरा चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन जब हम पढ़ते हैं तो दोनों का फायदा होता है। फायदा होता क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का सिलेबस खत्म हो रहा है और प्रकाश का परावर्तन का रिवीजन हो रहा है, ये फायदा होती है। समझ रहे बात को? इसलिए इस बातों को ध्यान में रखें। जब वस्तु अवतल लेंस में अनंत पर हो तो किरण आलेख खींचे। देखिए बहादुर, जब वस्तु अवतल लेंस में अनंत पर रहेगा तो उसका किरण आलेख खींचे कह रहा है। तो आइए हम लोग खींच रहे हैं किरण आलेख। अवतल लेंस हुआ, ये प्रधान अक्ष हुआ, अनंत से जो किरण आती है वो समांतर आती है, लेंस के बीच भाग है, द्वारक कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण अवतल लेंस में अपसरित हो जाता है। यह पीछे हटाने पर फोकस से मिलता है, जहां पर मिलेगा वही प्रतिबिंब बनता है। ये आप C1 या इसकी जगह पीछे में बताए हैं 2F भी लिख सकते हो। इधर जब चलेंगे तो विद्यार्थी जी F2 दूसरा फोकस, I2F2 दूसरा वक्रता केंद्र। प्रत्येक लेंस में दो गो फोकस होता है जिसको F1 F2 से लिखते हैं और दो गो वक्रता केंद्र होता है जिसको आप 2F1 और 2F2 से लिखते हो, या इसी की जगह पर C भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसमें आप वस्तु के स्थान बताना है कि वस्तु कहाँ है, दूसरा आपको बताना है
प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब कहाँ है। तीसरा बताना है प्रतिबिंब का नाम। चौथा है आपको बताना है विद्यार्थी प्रतिबिंब का आकार, साइज के बारे में समझ रहे। ये 4 बात प्रश्न ये है, उसका आलेख यह हुआ और ये 4 बातों का जवाब आपको यहाँ पर लिखना है, तब इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। आइए, वस्तु का स्थान की प्रश्न में ही पता चल जाएगा, प्रश्न में ही पता चल जाएगा। वस्तु कहां पर है, तो अनंत पर है, अनंत पर है। प्रतिबिंब का स्थान कहां दोनों किरण मिल रहा है, फोकस पर, फोकस। समझ रहे बात को। प्रतिबिंब का नाम अभी आपको बताए, प्रकाश इधर से आएगा तो इधर वास्तविक क्षेत्र होगा, इधर काल्पनिक क्षेत्र होगा। यहां मिल रहा है इस ओर, तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी का प्रकृति सीधा होता बहादुर, समझ में। अब आकार एकदम बिंदु के समान, बिंदु यहां दिखता भी नहीं, बिंदुवत या वस्तु से बहुत बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु के समान, बिंदु के समान, बिंदुवत। विद्यार्थी जी, वस्तु का स्थान तो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रतिबिंब का स्थान जहां दोनों किरण मिलेगा, तो दोनों किरण मिला फोकस पर, इधर यदि मिलेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब, इस साइड जब मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। अब आकार तो दिख रहा है कि मिलने से एकदम बिंदु की तरफ मिल रहा है, तो इसलिए बिंदुवत यानी वस्तु से बहुत बहुत छोटा। समझ रहे हैं बात को, एकदम गौर से इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ये चारों बात को ध्यान में रहे। आगे जब हम मिटाएंगे तो ये सब मिटाएंगे, ये चारों बात रेड कलर वाला नहीं मिटाएंगे, क्योंकि ये बदलेगा नहीं आगे। समझ रहे बात को, देखिएगा क्या क्या बदलता। आप लोग प्रकाश के परावर्तन वाले अवतल दर्पण के सभी बिंदु स्थान को बिल्कुल याद कर जाएंगे, तब आपको आगे के वीडियो में बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा समझ में आएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा विद्यार्थी जी कि दोनों में क्या अंतर है, प्रकाश के अपवर्तन में किरण आलेख और प्रकाश के परावर्तन के किरण आलेख में, अवतल लेंस में और अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में। ये सब आप पीछे वाले वीडियो को देख करके याद कर जाएंगे, रिवीजन कर लेंगे, दोबारा उसको मेहनत करेंगे, तब ये ज्यादा समझ में आएगा, बहुत ज्यादा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।